ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर एंड यू विल फाइंड इट कि इट इज समहाउ इंट्रोडक्टरी ऑफ मतलब समराइज चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी नहीं कह सकते, समराइज चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड पूरी फिजियोलॉजी का, क्योंकि यू कैन रिलेट इट कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर क्या कह रहा है, प्लांट का ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट. इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिजियोलॉजी, देयर इज समथिंग एनाटॉमी, देयर इज समथिंग मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट. ओके बच्चों, क्लियर है. वेटेज चैप्टर का उसी तरीके से आप समझो कि एक तो हार्मोन बेस्ड, जो इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक पोर्शन है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक हार्मोन बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, और एक आपको एदर कनेक्टिंग फ्रॉम द एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फ्रॉम द जो ग्रोथ से रिलेटेड इसमें टर्म्स और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल से रिलेटेड आप एक क्वेश्चंस मान सकते हो. तो देयर इज वेटेज ऑफ 2 to 3 क्वेश्चन. ओके, चैप्टर का वेटेज है. चलो लेट्स स्टार्ट. एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, देखो इसमें इसने खुद ही यूज कर लिया, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5. हैव यू एवर, मतलब मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा है. हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड arise and that too in an orderly sequence. हमें पता है कि एक सीक्वेंस में ही प्लांट ग्रो करता है. जैसे कल शान्या ने भी एक वीडियो शेयर किया था, तो सबने देखा होगा कि किस तरीके से सीड से सीडलिंग, प्लांटलेट एंड देन प्लांट पूरा ग्रो करता है. तो देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड देयर इज अ रिप्रोडक्टिव फेज. ओके बच्चों, क्लियर है. हाँ, लास्ट चैप्टर बताए. You are by now aware of the term seed, seedling, plantlet, mature plant. सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता. You have also seen that trees continue to increase in height or girth. Girth means width over a period of time. Primary growth, secondary growth, and there is a obviously primary growth वाला भी सिर्फ प्लांट होगा. अगर आप मोनोकॉट की बात करते हो तो उसकी भी एक चौड़ाई होती है, उसकी भी एक विड्थ होती है. सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है प्लांट. ओके. However, the leaves, flower and fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly. ठीक है, ये फीचर की बात कर रहा है कि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसमें आप देख रहे हो कि हाँ, स्टेम तो ऐसा है नहीं कि हर साल स्टेम गिर जा रहा है. जैसे पेरेनियल प्लांट है, तो पेरेनियल प्लांट में हर साल फ्लावर फ्रूट आते हैं. लीव्स पतझड़ में जा सकती है. डेसिडुअस प्लांट होगा तो पतझड़ में लीफ पूरी गिर जाएंगी, फिर स्प्रिंग सीजन में सारी लीफ आ जाएंगी. तो इस तरीके के वेरिएशंस आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हो. ओके, और कुछ प्लांट जो एनुअल होंगे उसमें एक ही बार प्लांट लगा, एक बार वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, एक बार ही उसका फ्लावरिंग आया एंड उससे आपने क्रॉप गेन किया. जैसे आप किसी भी क्रॉप की बात कर लो, मेज की बात कर लो, वीट की बात कर लो, राइस, बाजरा, इन सब की बात जब आप कर रहे हो, पल्सेस की बात कर रहे हो, तो दे आर एनुअल बाय एनुअल प्लांट. ओके बच्चे, तो उसी की बात कर रहे हैं. तो लास्ट में वही आएगा कि ये सब कैसे हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है. ओके, व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड. प्रीसीड मतलब पहले. ठीक है, बिफोर. आराम से मार्किंग करो, लाइन समझ में आनी चाहिए आपको. फ्लावरिंग इन अ प्लांट. यू नो व्हाई वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज के ही वो स्ट्रक्चर है ना, रूट, स्टेम, लीफ, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, जो आपके फाइटल फंक्शन फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं. वो सब तो वेजिटेटिव फेज से ही पॉसिबल है ना. जब एक वेजिटेटिव फेज से अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो करेगा, फ्लावरिंग फेज में जाएगा, तब तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ना. वही मैटर है. तो इसका आंसर ध्यान रखना. ओके, ठीक है. एंकरिंग, रूट का बात करें, एंकरिंग, सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन. लीफ की बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस,
ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज, दैट्स वाई प्रीसीड करता है, पहले आएगा, है ना। इज इट क्लियर? All plants organs are made up of a variety of tissues. Is there any relationship between the structure of a cell, a tissue, an organ and the function they perform? पूरा ये मेरिस्टेम और परमानेंट सेल वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, परमानेंट सेल से स्पेसिफिक टिश्यू का बनना। स्पेसिफिक टिश्यू, व्हाट इज दैट? कौन कौन से टिश्यू सिस्टम है प्लांट में, बताओ फटाफट। What are the tissue system present in plant? Reply fast बेटा, टिश्यू सिस्टम की रिप्लाई करो। Can the structure, तो obviously इसका आंसर तो आएगा yes. Can the structure and the function of these be altered? All cells of a plant are descendant of the zygote. Can the structure and function of these be altered? स्ट्रक्चर अल्टर्ड होते हैं, फंक्शन भी अल्टर्ड होते हैं। मैच्योर डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। एंड उनके फंक्शन अकॉर्डिंग टू नीड, क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे लेवल पे फंक्शन अल्टर्ड होते हैं। ओके, ठीक है, यस इसका भी आंसर आएगा। ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट, यस दिस इज करेक्ट। सभी प्लांट कि जितने भी सेल्स हैं या टिश्यू है या इवन एनिमल की भी बात करो तो आपको पता है जाइगोट इज द स्ट्रक्चर विच इज डिप्लॉयड एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द होल ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस करेगा जाइगोट। अगर एम्ब्रियोफाइटा होगा, एल्गी को छोड़ के ब्रायोफाइटा से अबव आप देखोगे तो सभी में माइटोसिस और एम्ब्रियो से प्लांट का डेवलपमेंट होगा। ओके, एंड अगर आप एल्गी की बात कर रहे हो तो जाइगोट के बाद जाइगोटिक मेयोसिस हो जाएगी एंड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो यू नो कि ऑल द प्लांट्स, आप चाहे एंजियोस्पर्म की बात करो या नहीं करो, सभी जाइगोट से ही ओरिजिन हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट all the animals are arises from the or developed from the single cell zygote. Okay, तो तुम लोग हाँ ना रिप्लाई करो भाई। The question is then why and how do they have different structural and functional attributes? Why and how do they have different structural functional attributes? This is the changes, ना? दिस इज द चेंजेस। ये उसी तरीके से है जैसे मैं कहानी सुनाई कि एक छोटा बच्चा है, सभी 5th क्लास 6th क्लास तक एक जैसे ही है, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब में डिफ्रेंसिएशन होना स्टार्ट हो गया। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में जा रहा है, कोई फार्मेसी में जाना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है। तो सबने अपनी अपनी स्पेशलिटी सेलेक्ट कर ली, लेकिन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी ह्यूमन थे। ठीक है, एक पॉपुलेशन में आसपास सभी एक जैसे हैं, बच्चे थे सब आगे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो यू नो कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आर अराइजेस फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल्दो दे ऑल आर अराइजेस फ्रॉम द जाइगोट। सभी जाइगोट के डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंशिएशन से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सभी अपने अपने स्पेशलिटी को अचीव कर लेंगे ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। एंड एक तरीके के सेल एक तरीके से टिश्यू बनाएंगे। होमोजेनस टिश्यू होमोजेनस फंक्शन करेगा, हेट्रोजेनस टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल्स के एग्रीगेशन से बनेगा, जैसे जाइलम फ्लोएम आपने देखा था। एंड उसके बाद वो एक कलेक्टिवली वे में फंक्शन करेगा। ओके, तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट।
जो उनके लाइफ स्पैन में उनकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उससे इनको ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन अचीव हो जाता है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट कभी अकेले नहीं हो सकता, सिर्फ डिवीजन करने से डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे यू कैन रिलेट इट कि ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी बनाने से या एक एसोसिएशन या एक टीम बना लेने से ही ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ उसके फंक्शनैलिटी से आई। ग्रोथ उस टीम जिस लिए वो स्कीम बनी, जिस लिए उस सोसाइटी को बोला गया, जिस लिए वो बच्चों का ग्रुप बना है, वो जब फंक्शन करते हैं, जब वो फंक्शनली एट्रीब्यूट उसमें अपना ऐड करते हैं, देन द ओवरऑल ग्रोथ आती है, जिस भी पर्पज के लिए वो बनाई गई। तो सेम वे में यू कैन अप्लाई कि जो होल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन सेल डिवीजन। दिस इज द बेसिक। सेल डिवाइड करेगी तभी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एंड फॉलोड बाय द डिफरेंशिएशन। सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी तभी वो ग्रो करेगी। ओके, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो collectively we call development is the sum of two process, growth and differentiation. This is MCQ. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है, एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ सकता है कि डेवलपमेंट के दो एट्रीब्यूट क्या है। टिश्यू के टाइप नहीं बताए तुम लोगों ने। तुम ऐसे ही रहो, है तुम लोगों को आंसर नहीं देना है, सब चुपचाप सुबह सुबह कथा सुनने में आ रहा है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब आपको कलेक्टिवली ध्यान है, बहुत दिन से प्लांट पढ़ रहे हो, प्लांट 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 करते हुए इतने नॉर्मल से क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हो। एग्जाम पे एग्जाम देते जा रहे हो। अब प्लांट का बेसिकली पूरा एक ही चैप्टर सिर्फ रह जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन, जो 12th में। पूरी प्लांट का लगभग मतलब जो बेसिक प्लांट वाला पोर्शन है वो आपका खत्म है। बॉटनी में इकोलॉजी भी पढ़ते हैं, बॉटनी में कोई कोई मॉलिक्यूलर बेसिस को भी बॉटनी में रखता है, बायोमोलिक्यूल भी बॉटनी में है। तो दैट इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर जो एनिमल और मतलब जो साइंस के चैप्टर है उनको बॉटनी में रखा गया। आप इन्वायरमेंटल पढ़ते हो तो इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ते हो, लेकिन इकोलॉजी को आप बॉटनी में रखते हो, इवोल्यूशन, इकोलॉजी। ठीक है, तो वो कोर चैप्टर नहीं है, सारा कोर चैप्टर आपके हाथ में है प्लांट का। चलो ध्यान से सुनो अभी। टू बिगिन विद, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from zygote is also known fertilized egg, which ploidy is diploid, follow precise and highly ordered succession of event। मार्क कर लेना, इसको क्वेश्चन है। ठीक है, हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट, एक के बाद एक ऑर्डरली सीक्वेंस है कि जाइगोट किस तरीके से डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो तक डेवलप होगा। प्लांट का केस है तो वहां रेडिकल आएगा, वहां प्लूम्यूल आएगा, एंड देन ग्रोथ होगी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम की। ठीक है, एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्मिक ग्रोथ ऑफ सीड्स होंगी, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की ग्रोथ होगी। तो यू ऑल नो दैट। तो ये सारी चीजें जो आप जानते हो उसी को देखो यहाँ पे, ये मैंने बोला ये समरी तरीके से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस रूट, लीव्स, branches, flower, fruit, seeds, and eventually they die. That is life span। अमर अजर तो है नहीं कोई। ठीक है, तो प्लांट भी कोई अजर अमर नहीं है। सिंपली उसने क्या किया, अपना जाइगोट था, जाइगोट से डेवलप हुआ, जो डेवलपमेंट के बाद मतलब डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करके अपनी लाइफ स्पेन को कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट जनरेशन के फ्लावर है तो मतलब फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्रूट और सीड को बना के, और उसके बाद अगर वो एनुअल बायनुअल प्लांट है तो उसकी डेथ हो जाएगी, पेरेनियल प्लांट है तो उसकी जितनी लाइफ स्पेन होगी उसके अकॉर्डिंग उसका डेथ हो जाएगा। Okay, the first step in the process of plant growth is seed germination। मार्क कर लेना, एमसीक्यू है ये भी।
सीड का जर्मिनेट होना। द सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। कई बार हो चुकी है इन पे बात। अगर आपके किचन में चना रखा है, मूंग रखी है और वो डब्बे में रखा है तो भी वो लिविंग है, लेकिन वो जर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में सोक करते हो वहां पे कंडीशन मिल जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि उस वाटर में पूरा प्लांट निकल आएगा, दैट इज स्प्राउटिंग। तो वो उतनी ही फेवरेबल कंडीशन है कि वो सीड को एक्टिव कर दिए, उसके स्प्राउट्स बन गए। अगर आपको सीड को प्लांट में प्लांटलेट बनाना है तो देन इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द सॉइल। और हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन आपको याद हो तो उसमें आप देख रहे थे कि हाँ, वाटर में आप मिनरल्स को ऐड कर दो, दैट्स वाई वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इट मीन्स कि देयर इज अ कंडीशन रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ओके, तो फ्लावर फ्रूट ये सब कभी लाइट की डिपेंडेंसी है, कभी मिनरल की डिपेंडेंसी है। ठीक है, कोई शॉर्ट डे प्लांट है, कोई लॉन्ग डे प्लांट है, सीजनल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है। तो जो इतने रेंज ऑफ प्लांट है उन सभी के अकॉर्डिंग हमें पता है हर प्लांट का, हर स्पीसीज का अपना इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल हैबिटेट है, अपने इंडिविजुअल फेवरेबल कंडीशंस है। जीरोफाइट को आप, जेरिक प्लांट को ऐसा नहीं है कि आप पानी में एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक कंडीशन में आप ग्रो कराओगे तो वो डेवलप हो जाएगा। तो देयर इज देयर ओन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द environment. In absence of such favorable condition, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. ठीक है, इसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। इज इट क्लियर? जब वो आपके किचन में बॉक्स में रखा हुआ है तो दैट इज सीड इन डोरमेंट फेज। सीड वहां ग्रोथ नहीं कर रहा है, सस्पेंडेड है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एकदम स्लो डाउन करके सस्पेंड हो रखा है। नहीं आपका चना बड़ा हो रहा है, नहीं आपकी मूंग की दाल में से स्प्राउट आ रहे हैं इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपको नहीं दिख रही है, तो दे आर सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। मार्क कर लेना फेवरेबल कंडीशन के एब्सेंस में। नेक्स्ट है वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस। सीडलिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू favorable condition. In this chapter you shall also study some of the factors which govern and control these development process. Factor है मतलब आपको समझना है growth factor की बात हो रही है यहाँ। There is a something external, something internal. कुछ प्लांट के अंदर से रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है बच्चा, these factors are both intrinsic, internal and extrinsic, external to the plant. देखो हर एक लाइन से कनेक्ट है, कनेक्टेड वे में चल रहा है पूरा। नॉर्मल एक इमेज दिया हुआ है आपको, वही इमेज है जिसका आपने एनिमेशन देखा था बीन्स का आप टाइम लैप्स अगर आप देख रहे हो, डेवलपमेंट का एनिमेशन देखा है तो यू विल फाइंड इट कि जो स्ट्रक्चर है, जो सीड है बीन का, उससे कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है, अभी जब आप ये पढ़ोगे तो यू विल रिलेट रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, तो आपको यहाँ पे कॉटिलेडॉन, हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल ये कैसे है वो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी आप बस इतना याद रखो कि कॉटिलेडॉन आपको पता है 2 कॉटिलेडॉन होंगे अगर डाइकॉट है, और ये जो एग्जांपल है दैट इज अबाउट द डाइकॉट बीन। तो कॉटिलेडॉन के ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा, एपिकॉट, above, epi means above, ठीक है, एंड हाइपो मीन्स बेलो। तो कोटिलेडॉन का वो पॉइंट जहां से नीचे की तरफ ग्रोथ होती है, नीचे की तरफ का एरिया है, उसको हाइपोकॉटिल बोलते हैं। मेनली ये रूट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ये शूट डेवलपमेंट में, मतलब रेडिकल और प्लूम्यूल को डिस्टिंग्विश करता है। अब बाकी इसके स्ट्रक्चर हम डिटेल के साथ तुम्हें एम्ब्रियो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है बच्चा, तो लेबलिंग ध्यान रखो, हाइपोकॉटिल ये रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, कॉटिलेडॉन है सॉयल लाइन मतलब सॉयल है ये, एंड देन कॉटिलेडॉन आप देख रहे हो सीड कोट,
सीड की जो भी कवरिंग होगी, जैसे आप बीन्स देख रहे हो, राजमा देख रहे हो, तो जो ब्राउन मैरून कलर का, डार्क कलर का एक कवर है, दैट इज सीड कोट। एपिकॉटिल हुक, ठीक है, एपिकॉटिल दिख रहा है आपको, ये कॉटिलेडॉन था, कॉटिलेडॉन के ऊपर एपिकॉटिल, नीचे की तरफ डेवलप हो गया है तो हाइपोकॉटिल, और ये विदाउट डेवलपमेंट भी रहता है एम्ब्रियो में, दैट्स व्हाई आई सेड कि जब एम्ब्रियो आपको पढ़ाएंगे तो आप देखना। टू कॉटिलेडॉन थे, ठीक है, सॉइल के बाहर आके सोक करके डेवलप होके इम्बिप्शन की प्रोसेस, डेवलपमेंट एंड सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो गई, रेडिकल एक्टिव है, म्यूल एक्टिव है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, लीफ बन रही है, प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, लिख लेना डाइकॉट। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? अभी तक कुछ ऐसी नई चीज नहीं पढ़ाई, ये पढ़ने का फायदा होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से आपका तैयार होता है, तो आपको खुद ही लग रहेगा कि ये तो क्या ही इजी इजी चल रहा है, तो सब पढ़ी हुई चीज है अपनी। ओके, गुड गुड बेटा, चलो कुछ पूछना है यहाँ तक? सब मार्किंग करते चलो, बस क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए, एमसीक्यूज एकदम लाइन से कुछ क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की लाइन, तो वो तो किसी का छूटना नहीं चाहिए। नाउ फर्स्ट हेडिंग है ग्रोथ। Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of a living being. कहाँ पढ़ा हुआ है आपने? फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड में हमने पढ़ाया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ टेल मी, ग्रोथ इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग? ग्रोथ कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? सबका रिप्लाई आना चाहिए। लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज करेक्ट, बट लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है या नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन डिफाइनिंग है बेटा, प्रॉपर्टी है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, दैट इज ट्रू। यूनिसेलुलर होगा तो वो बाइनरी फ्यूजन करेगा तो नंबर में ग्रोथ करेगा, और मल्टी सेलुलर है तो वो नंबर में भी ग्रोथ करेंगी, सेल उसकी साइज में भी ग्रोथ करेंगी, तो ग्रोथ इन मास एंड नंबर बोथ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो और वो लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो ग्रोथ के केस में क्या है कि आप कोई भी, जैसे आप सैंड का डिपॉजिट होना, ठीक है, पत्थर के ऊपर कुछ ग्रोथ हो जाना, कुछ और मिट्टी का डिपॉजिट हो जाना, तो एक पूरा आपका हिली एरिया जैसे बनता जा रहा बना है, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। इंटरनल ग्रोथ लिविंग के अंदर होती है, बट उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू विदाउट एक्सेप्शन। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे ये नहीं सोचना कि कोई मोटा है तो वो पतला हो जाता है, एक्सरसाइज करता है तो वो उसकी ओबेसिटी चली जाती है, उसका मोटापा कम हो जाता है, तो दैट इज द रिवर्सिबल, दैट इज नॉट, इट डजंट मीन अबाउट दैट। वो एडिपोज टिश्यू होते हैं, उनका डीजनरेशन, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग होती है, उसको आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे नहीं लाओगे। ग्रोथ इज रिलेटेड टू व्हाट, कि अगर हाथ बन गया है तो हम हाथ रहेगा, ठीक है, इस हाथ को हम गायब नहीं कर सकते, पैर बना है तो पैर रहेगा, फिंगर डेवलप हो चुकी है तो फिंगर रहेगी, तो एक यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ को शो करेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even an of an individual cell। ठीक है बच्चे, इस लाइन को मार्क कर लेना।
ये सब्जेक्टिव में भी काम आएगा आपके। ठीक है, जो आता है दिमाग में बच्चों के वो मैंने तुम्हें बता दिया कि लोग बच्चे ये पूछते हैं कि कोई मोटा हुआ तो पतला हो सकता है, वो तो रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। ओके, हाइट बढ़ गई तो कोई छोटा नहीं हो सकता जनरली, तो ये ध्यान रखना, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। ओके, ऑस्मोसिस आप बोल रहे हो तो एंडो ऑस्मोसिस से जो जैसे सपोज किसमें रेजिन है वो फूल गया, स्वेलन अप हो गया, तो कहोगे कि मैम इसकी साइज तो ग्रो कर गई और फिर इसको एक्सो ऑस्मोसिस करा दो तो ये फिर से ऐसे श्रिंक कर जाएगा, तो बोलोगे कि रिवर्सिबल नहीं बेटा, ये सब कंडीशन है। These are the conditions, these are the phenomena. This is not related to growth. Okay? जनरली ग्रोथ इज, तो ध्यान देना कभी भी ये सब चीजें दिया है ऑप्शन में तो उसको आप ग्रोथ नहीं बोलोगे, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ऐसा परमानेंट इंक्रीज साइज में है जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, उसको आप ग्रोथ कह रहे हो। जनरली ग्रोथ इज accompanied बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑब्वियसली। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस की रिजल्टेंट ही ग्रोथ दिख रहा है, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। अब इतना तो आपको समझ में आ चुका है, अभी आपने खत्म किया है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना था जो एम्फीबोलिक इन नेचर था। तो हमें पता है कि दैट इज देयर इज जनरेशन ऑफ एटीपी, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो हम वहां पे तोड़ भी रहे हैं जोड़ भी रहे हैं, तो कई बायोमोलिक्यूल टूटने से बन रहे हैं, कई बायोमोलिक्यूल जुड़ने से बन रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का रिजल्टेंट ग्रोथ आएगा, ना कि किसी एक प्रोसेस से कि किसी के सिंथेसिस से ही ग्रोथ होगी, ऐसा जरूरी नहीं। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा तो बाकी चीजें वैसे ही नहीं होंगी। फिर से मार्क कर लेना, ये भी सेंटेंस पूछा जाता है। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। ठीक है, लीफ का साइज एक छोटी सी, जैसे यही इमेज आप ले लो, ये लीफ यहाँ पे इतनी बड़ी है, नई लीफ है इतनी बड़ी है, कल को ये डेवलप हो जाएगी तो इतनी इस साइज की आ जाएगी। ओके, यहाँ लीफ थी ही नहीं, यहाँ लीफ इतनी बड़ी आ गई है, तो यू कैन रिलेट इट। ठीक है, तो एक लीफ की साइज का एक्सपेंड होना, लीफ लैमिना का बड़ा होना, दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड देन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? बताओ, ये एग्जांपल हम बता चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज दिस? इज इट ग्रोथ और इज इट समथिंग अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना? कोई और फिनोमेना होता है वो? There is a phenomena which is related with the soaking of water in wood. Compatibility होनी चाहिए. What is that phenomena? कहाँ पढ़ा है मैंने? अटेंटिव रहा करो, फटाफट आंसर दिया करो। इम्बिप्शन, वेरी गुड। इम्बिप्शन, यस बेटा, यस करेक्ट। इम्बिप्शन के फिनोमेना में हमने देखा था कि हाँ, जो अब वुड क्या हो गया, वुड मतलब नॉन लिविंग। ओके, पीस ऑफ वुड की बात कर रहे हैं तो टोटली नॉन लिविंग है वो, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। वुड तो ट्री के अंदर भी जब है तो भी वो नॉन लिविंग है, और पीस ऑफ वुड बात किया तो मतलब नॉन लिविंग की बात किया, तो उसकी ग्रोथ हुई क्या? यस, ग्रोथ हुई, उसका साइज बड़ा है, लेकिन वो इम्बिप्शन है। दैट इज नॉट कि इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से जो आपने एग्जांपल पढ़ा था कि बारिश के दिनों में दरवाजे की साइज बढ़ जाती है एंड देन आफ्टर द रेनी सीजन, समर सीजन में वो फिर से रिड्यूस हो जाती है, तो दिस इज रिवर्सिबल। तो इम्बिप्शन लिखोगे आप उसका। ठीक है, नाउ प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट विद रिस्पेक्ट टू कहाँ से ब्रांच आएगी, कितनी ब्रांच आएगी, कितनी लीफ होंगी, उन सब केस में इनडिटर्मिनेट है, बट यू नो कि देयर इज अ डेफिनेट डिटर्मिनेट साइज, एवरेज फ्रूट साइज, एवरेज फ्लावर साइज, फ्लावर में नंबर ऑफ पेटल, टैपल, ये सब क्या है, डिटरमाइंड भी है। बट नंबर ऑफ फ्लावर हम नहीं कह सकते कि डिटरमाइंड है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हम नहीं कह सकते कि डिटरमाइंड है, लेंथ हम नहीं कह सकते हैं कि एवरेज
के मतलब लेंथ एक तरीके से डिटरमाइंड भी है, बट हम जब एक ग्रोइंग प्लांट है, ग्रो कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा। हम जनरल उस स्पीसीज की बात करते हैं, बट हाँ उसकी एक एवरेज हाइट है, उसके अबव नहीं वो ग्रो करेगा। तो प्लांट ग्रोथ इज जनरली इज इनडिटर्मिनेट, ये अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, is unique because plants retain the capacity of unlimited growth throughout their life. Why? Because they have meristematic zone. ठीक है, तो पूरे लाइफ स्पैन में वहां पे डिवीजन एंड डेवलपमेंट चलता रहेगा, रिप्लेसमेंट चलता रहता है, डिवीजन एंड डेवलपमेंट चल रहा है। पेरिनियल प्लांट है तो उसमें हर साल फ्लावर फ्रूट लग रहा है। ओके, दैट्स वाई उनमें ग्रोथ होती रहती है। पुरानी पुरानी ब्रांच है, सूख के गिर गई तो नई ब्रांच आ रही है, वो ग्रो कर रही है, लीफ लग रही है, इस तरीके का एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ चलता रहता है थ्रू द लाइफ स्पैन। This ability of the plant is due to the presence of meristem at certain location in their body. You know what is the types of meristem according to location. The cells of such meristem have the capacity to divide and self-perpetuate. ठीक है, अपने को भी मेंटेन करती है, हर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल एक परमानेंट सेल बनती है, फिर डिवाइड करेगी, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर परमानेंट सेल, तो अपने को भी मेंटेन करेगी और नए डिवीजन को भी ऐड करती जा रही है, नंबर ऑफ सेल भी ऐड करती जा। अगेन ये क्वेश्चन है। The product, however, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. तो प्लांट बॉडी बनाने में कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? परमानेंट टिश्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी तो वो ईटीएस है, वीटीएस है, एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ओके, लेकिन उनको बनाया किसने? वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए? दैट इज द मेरिस्टेमेटिक। This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristematic, is called the open form of growth. Mark कर लेना इसको, open form of growth. That's why it is indeterminate. ठीक है बच्चा, इनडिटर्मिनेट जो आपकी हेडिंग है वो इसीलिए है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट है एंड दिस इज अ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओके, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेना तुम लोग ना, 9:05 पे ज्वाइन करना है, प्री ज्वाइन करना 9:05 पे। Now the condition is that what would happen if the meristem ceases to divide? मेरिस्टम का डिवीजन करना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? डज दिस एवर हैपन? क्या ये कभी होता है? थ्रू लाइफ, थ्रू एक प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन, अगर ओवरऑल आप बात करते हो तो मेरिस्टेमेटिक रीजन एकदम खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा। ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आप देखते हो तो वहां पे डिटर्मिनेट है, वहां ग्रोथ हो चुकी है, वहां परमानेंट सेल है, आगे बढ़ चुका है, एपिकल ग्रोथ को शो कर रहा है, टर्मिनल ग्रोथ को शो कर रहा है। तो जिस पोर्शन में नहीं हो रहा है उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक डिवीजन बंद हो जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेमेटिक सीजेस टू डिवाइड? एक तो ये क्वेश्चन है, ये होगा तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की हाइट टू विड्थ बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, नई सेल का ऐड होना बंद हो जाएगा, तो जो भी डेथ के प्रोसेस में जाएगा उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, उस पोर्शन उस टिश्यू का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। In chapter 6 you have studied about the root apical meristem. अब 5th chapter की बात हुई, फिर 6th chapter की बात हो रही है, and the shoot apical meristem, that is anatomy. You know that they are responsible for the primary growth of the plant and principally contribute to the elongation of the plant along their axis. Plant की growth के लिए, primary growth के लिए और उसके elongation के लिए responsible है। ठीक है बच्चे? You also know that in dicot plant and gymnosperm, the lateral meristem, that is secondary meristem.
Okay, vascular cambium and cork cambium appear later in life at the time of secondary growth. अभी आपको ध्यान हो कि वेस्कुलर कैम्बियम के केस में इंट्राफेसिकुलर था, इंटरफेसिकुलर था, तो यहाँ पे इंट्रा इंटर बोथ था और दैट्स वाई प्राइमरी ओरिजिन और सेकेंडरी ओरिजिन का दोनों कंबाइन करके, लेकिन कॉर्क कैम्बियम पूरा सेकेंडरी ओरिजिन का था और इन्हीं दोनों से फिर नए टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा था। इधर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ था, इधर कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क का डेवलपमेंट हुआ था। So these are the meristem that cause the increase in girth of the organs in which they are active. तो वेस्कुलर बंडल के केस में हम लोग उसको ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल भी सिस्टम भी कह रहे थे और वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट थी प्राइमरी डिवीजन। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किया हुआ है, सब अपन ने पढ़ा हुआ है। एक यहाँ पे इमेज फिर से आती है, इसको ध्यान से देखो। तो एक ही इमेज के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ की पोजीशन को बताया हुआ है। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इट शोज द प्राइमरी ग्रोथ, ये लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है और उसी के थ्रू जब वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम ऐड हो जाएगी तो वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ को वर्क करेगी। ओके, तो वेस्कुलर कैम्बियम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। Diagrammatic representation of location of root apical meristem, shoot apical meristem and vascular cambium. Arrows exhibit the direction of growth of cells and organ. ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम आपका कहाँ है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम जब प्रोमेरिस्टेम से बनता है तो उसके साथ ही प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम बनता है। तो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बनने के लिए तो वेस्कुलर कैम्बियम रोल नहीं प्ले किया, तो वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे रोल प्ले किया है सेकेंडरी ग्रोथ में से। सेम वे में यहाँ पे लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये सब आपका एनाटॉमी चैप्टर का रिवीजन हो गया। ओके, क्लियर है ये तो? कोई क्वेश्चन यहाँ पे बेटा? इंपॉर्टेंट इमेज है लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्शन ऑफ टिश्यू आपको समझ में आ रहा है ना? दिस इज रूट, ये रूट कैप होगा, रूट कैप के टर्मिनल एंड पे, मतलब यू कैन से प्रॉक्सिमल एंड, रूट कैप के बाद फॉलोड बाय द रूट कैप देयर इज मेरिस्टेमेटिक रीजन, देयर इज एलोंगेशन रीजन एंड देन मैचुरेशन रीजन। फिर शूट भी इसी तरीके से एपिकल साइड में ग्रोथ होते जाएगी, लैटरल साइड वाला सेकेंडरी ग्रोथ को शो करेगा और एक्सिलरी बर्ड जो एक्सिस पे रहता है वो ब्रांच को बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ध्यान से सभी सुनना है ना। ग्रोथ आर एट अ सेलुलर लेवल, एक सेल के लेवल पे भी आप ग्रोथ वर्ड यूज कर रहे हो, टिश्यू के लेवल पे और पूरे के पूरे स्टेम रूट लीफ के लेवल पे भी आप ग्रोथ वर्ड यूज कर सकते हो। तो एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली a consequence of increase in the amount of protoplasm. Okay, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो याद है? सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, उसमें मैंने बताया था अगर एक सेल का साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? साइज बढ़ना मतलब प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना, इंटरनली प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है और उसी प्रोटोप्लाज्म के रिजल्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नेचर होता है, दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ रही है। तो एक्चुअली ये क्या है? अंदर प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना, उसकी वजह से पूरा का पूरा ओवरऑल ग्रोथ का होना। ओके, तो सेलुलर लेवल पे प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? एक सेल क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? रिप्लाई करो यस और नो, इज इट क्लियर?
ओके गुड, मार्क कर लेना, एमसीक्यू है. सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट. अब हमें पता है, जैसे देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन को मेजर करना ज्यादा इजी है. मतलब ऑक्सीजन के इफेक्ट को हम एरोबिक बैक्टीरिया या एल्गी में ग्रो करा के, हम बैक्टीरिया एल्गी के पास हम ग्रो करा के देख रहे थे. तो मतलब ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रही है, दिस इज इजी टू एनालाइज, दिस इज इजी टू ऑब्जर्व. बट अंदर ग्लूकोज कितना फॉर्म हो रहा है, उसके लिए तो आपको सेल सेल के अंदर से मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा. तो दैट इज नॉट एन इजी टास्क कंपैरेटिवली. सेम वे में हम क्या कह रहे हैं कि सेल की अगर साइज बढ़ रही है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है. तो दैट इज नॉट इजी टू मेजर. तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा जिससे हम रिलेट कर पाए कि हाँ एक प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, उसके टिश्यू में ग्रोथ हो रहा है. ओके, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट. प्रोपोर्शनल टू इट का मतलब प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो वो क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी. ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर. क्या क्या हो सकते हैं वो जिसके जिसको मेजर करके हम देख सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ रही होगी. इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ठीक है, फ्रेश वेट का देख लें. ड्राई वेट बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल का नंबर अगर आप माइक्रोस्कोप देख रहे हो तो उस पर्टिकुलर रीजन में सेल के नंबर, सेल के बीच का इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, टिश्यू का डेवलपमेंट, वेस्कुलर बंडल डेवलपमेंट, बंडल शीट का फॉर्मेशन, ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो कि हाँ वो प्लांट किस स्टेज में है. जैसे तुम लोग को एनाटॉमी के टाइम में मैंने एक ही स्टेम के 3 सेक्शन की बात की थी. एक मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ को शो कर रहा था, एक प्राइमरी ग्रोथ को शो कर रहा था, एक सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर रहा था. तो आप जब सेकेंडरी ग्रोथ वाला देखोगे तो वो ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक और प्राइमरी को पास ऑन करके आया होगा ना. ठीक है बच्चा, तो उसी तरीके की बात है. यू मे फाइंड इट अमेजिंग. अब यहाँ पे कुछ डेटा है बेटा, इनको ध्यान से अंडरलाइन कर लेना. दैट वन single maize root apical meristem can give rise to more than 70,500 new cell per hour. एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम से 1 घंटे में 17,500 नई सेल डिवाइड होके बन रही है. इज इट क्लियर? ये एक डेटा दे दिया है यहाँ पे. तो ये ग्रोथ हो गई, ग्रोथ इन नंबर. वेयर एज सेल्स, अब ये लिखवाने की जरूरत है क्या, लिखते चलना तुम लोग. ग्रोथ इन नंबर ऑफ सेल. एक में एपिकल मेरिस्टेम से 17,500 नई सेल ऐड हो गई. वेयर एज सेल्स इन अ वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम साइज में. तो ग्रोथ इन मास हो गया, ये साइज बढ़ रहा है. कितना कितना साइज बढ़ गया, 3,50,000 गुना टाइम बढ़ गया उसका साइज. इज इट क्लियर? ठीक है, ये वाटरमेलन की सेल की साइज है और ये आपके सेल का नंबर है, मेज में सेल का नंबर है. ओके, क्लियर है? बताओ जरा, सबको क्लियर है बहन? क्वेश्चन है, ये ग्रोथ इन मास को सेल के साइज को ग्रो कराया है एंड यहाँ पे सेल के नंबर बढ़ गए. In the former, growth is expressed as an increase in cell number. The latter express growth as increase in size of the cell mass. While the growth of a pollen tube, अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है लेकिन जनरल तो हमें इतना पता है कि पॉलिनेशन होता है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन रिसीव होता है एंड देन साइफनोगैमी के प्रोसेस के लिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. तो पॉलन ट्यूब में क्या है, जो ग्रोथ है वो सेल के लेंथ में हो रहा है. देखो सपोज ये स्टिग्मा है, ओके, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया. अब ये पॉलन ग्रेन अपनी ट्यूब बना रहा है. तो एक बार ऐसे रहेगा, एक बार इतना बड़ा हो गया,
ये पूरा ओवरी तक हमने पहुंचा दिया। अब आप एज्यूम करो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है ना। ठीक है, ये पिस्टिल है। पिस्टिल में सबसे नीचे वाले पार्ट में अपनी ओवरी है, ओवरी तक ये पहुंच गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो पॉलिन ग्रेन था उसकी ट्यूब बढ़ रही थी, तो लेंथ में डेवलपमेंट हो गया। मतलब हमें मॉर्फोलॉजिकली क्या दिख रहा है कि पॉलिन ग्रेन की साइज लेंथ में इंक्रीज हो रही है। While the growth of a pollen tube is measured in term of length, तो एक आपने नंबर में एग्जांपल देखा, एक आपने साइज मास बढ़ाया, एक आपने साइज में वेरिएशन हो रहा है। साइफन लाइक पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है पॉलन ट्यूब में, पॉलन ग्रेन में। ठीक है बच्चा। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। फिर एक सरफेस एरिया का एग्जांपल हो गया डॉर्सीवेंट्रल लीफ। कोई लीफ ऐसी है, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच रही है, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच रही है, तो इसके साइज में जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसा है, सरफेस एरिया का। बेटा तो सारे एग्जांपल लिख लेना कौन सा किस चीज का है। मेज वाला सेल नंबर का हो गया, वाटरमेलन वाला सेल की साइज का, मास का हो गया, पॉलिन ट्यूब वाला लेंथ का हो गया, एंड लीफ वाला सरफेस एरिया का हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सबके बेसिक क्या है, सबका इंटरनल ग्रोथ का रीजन क्या था, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होना। बट वी कांट मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन इनिशियली एंड लेटर, दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व समथिंग अदर पैरामीटर्स एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नल में हम देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब बढ़ रहा है, साइज में बढ़ रहा है। फिर हम इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, या ड्राई वेट को ले रहे हैं, या एक्सपेरिमेंटली एक लीफ का वेट ले रहे हैं, उसका ड्राई वेट ले रहे हैं। तो वॉट एवर द पैरामीटर, लेकिन हम उससे ग्रोथ को फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे वेरिएशंस हुए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है फेजेस ऑफ ग्रोथ। इंपॉर्टेंट है ना। इन सभी पोर्शन से आएगा तो एक क्वेश्चन बनता है, और आजकल जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं सेंटेंस वाइज, तो आपको सेंटेंस वाइज क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और ये वो ऐसा पोर्शन है जिससे कई सेंटेंस कई क्वेश्चन अभी बने नहीं हैं। तो ये ऐसे पोर्शन है एनसीईआरटी के जहां से नए क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल्ली इसको रीड करना। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases: मेरिस्टेमेटिक, elongation and maturation. ठीक है, let us understand by looking at the root tip. The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. The cells in this region, अब आपको याद हो मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है बच्चा, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। रिच इन प्रोटोप्लाज्म होती है, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वेस्कुलर बंडल लेस होगा, नॉन डेवलप होगा, अब्सेंट हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियाई डोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट मतलब मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, तो पॉजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई। देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर, थिन सेल वॉल होती है, थिन एंड सेलुलोजिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, क्योंकि इसको अपने पूरे इंटरकनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक और सप्लाई ऑफ मिनरल्स यहाँ पे हाई रहेंगे। जो भी आप एसेंशियल मिनरल्स देख रहे हो डेवलपमेंट ऑफ सेल के लिए नीडेड थे, वो सब यहाँ पे चाहिए आपको। कई सारे एसेंशियल मिनरल में आपने देखा था मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नाइट्रोजन में देखा था, मैग्नीशियम में देखा था, फास्फोरस में देखा था, कैल्शियम में देखा था। तो वो आप क्या देख रहे थे, यही सब तो देख रहे थे आप, है ना। तो चलो यहाँ पे एक अगेन एक इमेज है, ABCDEFG लिखा हुआ है। आप इसको एनाटॉमी में भी रूट का पोर्शन पढ़ सके, वही सब चीजें। डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। ठीक है, पैरेलली, तो आप जोन ऑफ इलोंगेशन देखोगे कैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर टिप एडिशन मेरिस्टेमेटिक जोन, देन elongation elongation elongation, अब मैचुरेशन चल रहा है। ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव elongated most, तो सबसे ओल्डेस्ट elongation किस में चल रहा होगा, G में, उसके बाद का F में, उससे बाद का E में, D में, C में, B में।
तो इफ यू आर कंसिडरिंग ए इज एज अ, वैसे तो यहाँ इलोंगेशन ही है, मतलब मेरिस्टेमेटिक ऐड होने के बाद, तो ए में अगर इलोंगेशन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे यंगेस्ट वाला इलोंगेशन कहाँ चल रहा है, ए में। पढ़ चुके हो ये सब, भी कोई ऐसी नई चीज नहीं है आपको। द सेल्स proximal just next away from the tip to the meristematic zone represent the phase of elongation. Increased vacuolation, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सब भी पढ़ा हुआ है आपका। इलोंगेट हो रहा है तो वैक्यूल का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं रही, वो परमानेंट सेल है, वो ग्रोथ कर रही है, वो डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो अप टू द मैच्योर रीजन जाएगी, तो वहां पे इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल का बनना आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन दिस फेज। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। Vacuolation is the characteristics of elongated and matured cell. It is not the characteristic of meristematic cell. Further away from the apex, that is more proximal to the phase of elongation. Elongation के आगे क्या होगा? Zone of maturation. Lie the portion of axis which is undergoing the phase of maturation. The cells of this zone attain their maximal size. मैच्योर हो चुके हैं, तो जितना अब उसका जो स्पेसिफिसिटी होगा उस तरीके का स्ट्रक्चर वो अटेंड कर लिया होगा। अगर वो वेस्कुलर बंडल का पार्ट होगा तो वहां पे जाइलम वेसल, पैरेनकाइमा, फाइबर, ट्रैकेट ये बन जाएंगे, जिसमें ट्रैकेट, फाइबर, वेसल ये सब डेड भी हो जाएंगे, मैच्योर हो चुके हैं, लिग्निफाइड हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, अपना फंक्शन करेंगे। ओके, एंड पैरेनकाइमा लिविंग रहेगी, वो अपना रेडियली फंक्शन करेगी। तो आप ये सारी चीजें आप ये भी जानते हो बहुत अच्छे से। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज एंड फंक्शन एंड लोकेशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन हो। सेकेंडरी टर्सरी फंक्शनल है, कॉर्टिकल रीजन की है तो अलग तरीके से मॉडिफाइड रहेगी, एपिडर्मल रीजन की है, एस्टोमेटा बन रहा है तो अलग तरीके से मॉडिफाइड होगी। इलास्टिसिटी रहेगी उसमें, आउटर और इनर सेल में, सेल वॉल में। Most of the tissue and cell types you have studied in chapter 6 represent this phase. Permanent tissue वाला phase यही होता है। Now growth rate, तो ग्रोथ फेज आपको समझ में आ गया। फेज ऑफ ग्रोथ में आपने वही मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन जोन की बात की। मैचुरेशन टिश्यू में आप बात करते हो डिफरेंशिएटेड, मतलब अपने लोकेशन और फंक्शन के अकॉर्डिंग वो सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एलोंगेशन में जो डेवलपमेंट ग्रोथ को शो कर रही है, एंड डिवीजन में जो डिवीजन नंबर ऑफ सेल ऐड हो रहा है। ओके, नाउ कम टू ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स इज, समझना है अब यहाँ पे, है ना, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। कभी भी किसी चीज का रेट होता है तो वो किसी टाइम लिमिट में फिक्स करते हैं, ठीक है। कभी रेट निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पैरामीटर ऑफ टाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। एक घंटे में कितने किलोमीटर, एक घंटे में कितने मीटर, एक घंटे में कितना वॉल्यूम, दैट इज द एवरीथिंग इज फिक्स, डिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, तो द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हम देख रहे हैं कि एक दिन में कितना प्लांट ग्रो किया, तो वो उसका ग्रोथ रेट हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दिस इज डेफिनेशन, इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, ऑब्वियसली जब हमने बोल दिया पर यूनिट टाइम तो मतलब मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। An organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of ways. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से वो अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकता है। ये पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल, समझना है यहाँ पे, है ना। वैसे हम बता चुके हैं ये भी तुम लोग को। अरिथमेटिक होगा तो नेम कह रहा है कि एडिशन होता जाएगा, एडिशन, ठीक है, समझो। इन अरिथमेटिक ग्रोथ following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiate and mature. कौन सा डिवीजन है ये, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन वाली बात हो रही है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन में जब एक सेल ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल बना रही है, एक परमानेंट सेल बना रही है।
फिर डिवाइड करिए, फिर एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट सेल। तो परमानेंट सेल का काउंट करोगे आप तो 1 2, ओके। फिर ग्रो करी, फिर मेरिस्टेमेटिक, फिर परमानेंट 3। तो टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। तो अमाउंट नंबर ऑफ सेल क्या एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आप देखो तो टोटल कितनी हो गई, 5 सेल्स हो गई। तो 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन से 5 सेल बनी। इज इट क्लियर? पहली सेल मेरिस्टेमेटिक थी तो उसको आप सेल में, परमानेंट सेल में काउंट नहीं करोगे, तो एक एक का एडिशन हो रहा है, दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ। ओके। एक्सपेंशन होता है, लॉगरिथमिक बोलते हो आप, तो आप उसको क्या बोलते हो, 2 की पावर n। एक डिवीजन से 2 सेल, तो n का मतलब 1 डिवीजन, तो नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई, 2। 2 डिवीजन से 4 सेल, n का n इज इक्वल टू 2, देन टोटल नंबर ऑफ सेल 4। तो 2 4 8 16 32 64 128, इस तरीके से जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो दिस इज जियोमेट्रिकल ग्रोथ। उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आपने देखा अरिथमेटिक एग्जाम्पल हो जाता है मेरिस्टेमेटिक। The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. Look at figure 15.1. On plotting the length of an organ against time, a linear curve is obtained. चलो देख लेते हैं कहाँ है 15.5। समझना अब इसको बेटा। अगेन देखो, कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो कभी जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। अगर एक बेबी बॉर्न हुआ है तो वो ग्रोथ शो करेगा ना। तो वो बेबी एक हाइट, एक लिमिट, एक विड्थ, एक फिंगर, एक मतलब हाथ पैर सबको लेके वो बॉर्न हो चुका है ना। द प्लॉट इज नेवर स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। पहले तो एक ये गलती नहीं करना है, इसको लिख लो आप अपने एनसीईआरटी में। इज इट क्लियर? तो ग्रोथ का जो कर्व होता है ना, या आप कभी भी, अभी हम बहुत जगह तुम्हें बार बार ग्रोथ का कर्व आएगा तो हम बताएंगे कि किसी भी मीडियम में ग्रोथ जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जिसकी आप ग्रोथ देख रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर, जैसे ये प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट की आप ग्रोथ की बात करें तो प्लांट आपको दिखेगा ना, सीडलिंग वो दिखेगी। तो देयर इज सर्टेन हाइट, दैट्स व्हाई इट इज नेवर स्टार्टेड विद जीरो। लेकिन आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया एंड वाई एक्सिस पे प्लांट की हाइट हो गई। तो एक टाइम इंटरवल पे, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे यू विल फाइंड कि उसका जो हाइट, उसकी जो हाइट ही यहाँ पे लिखा है इसलिए हम ये हाइट बोल रहे हैं, बट यू कैन रिलेट इट विद कि उसका जो नंबर ऑफ सेल है वो उसी रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। जैसे जस्ट सपोज इसको हम ले लें 1 आवर 2 आवर, इसको हम 2 आवर ले लें, इसको 3 आवर लिए, इसको 4 आवर लिए। तो अब आप ऐसे ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, यहाँ से आप इतना मार्क करो और इधर से मार्क करो उस पॉइंट को, फिर आप इधर से मार्क करो, इधर से मार्क करो, ठीक है। फिर आप इधर मार्क करो, इधर मार्क करो। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक रेगुलर पैटर्न में इसका साइज बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। जितना एरिया कवर होता है उसको शेडेड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तुम देखो तो ये इतना एरिया कवर हो चुका है, शेडेड। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हो दैट इज डिपेंडेंट, लीनियर चल रहा है। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। इज इट क्लियर? इतना समझ में आना चाहिए, बहुत बड़ी मैथ नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको अब कैसे, अगर हम यहाँ पे आर लिखे थे, यहाँ पे हम लिख दें सेंटीमीटर की बात कर लें, ठीक है। 1 आवर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 2 आवर पे बात करें 2 सेंटीमीटर, एंड देन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यू विल फाइंड कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ आपको हर घंटे के इंटरवल पे दिखेगी। तो 1 आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। किसको समझ में नहीं आ रहा है ये बता दो फटाफट, और समझ में आ रहा है तो लिखो यस। दिस इज बिकॉज ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। तो कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ आपको कैसे मिलती है,
एरिथमेटिक में मिलती है, एक एक का एडिशन होता है। और इसका एग्जांपल आप कहाँ पे देख सकते हो, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, मतलब प्लांट के ग्रोथ और साइज में आप ये देख सकते हो जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि प्लांट मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ को शो कर रहा है। प्लांट का ऐसा कोई पोर्शन है क्या जहाँ पे 2 की पावर n वाला ग्रोथ शो हो रहा हो? यस, ये भी है। जब जाइगोट डिवाइड किया था तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक जोन नहीं था, एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल है, प्लूम्यूल है, रेडिकल और प्लूम्यूल डेवलप हुए तब मेरिस्टेमेटिक जोन आया। तो जो इनिशियली डिवीजन था वो एक सेल से दो, हर बार एक सेल से दो। समझ में आ रहा है तो बोलो यस, नहीं आ रहा है तो बोलो रिपीट करें। ओके गुड। तो जाइगोट, चलो अब हम इस इमेज में तुम्हें बताएं। तो ये इमेज आप देखो, तो यहाँ पे इस इमेज में ध्यान से देखो, तो ये जो लाइट ब्लू कलर का है, यहाँ पे देखो, सेल दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब वो क्या है, परमानेंट सेल है ना बच्चा। तो ये वाली आप परमानेंट सेल देख रहे हो, परमानेंट सेल देखो, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 5 हो गई। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं है, ध्यान से आप समझो, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक डिवीजन, दिस इज द डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, हर एक डिवीजन के बाद एक नई सेल ऐड हो रही है, तो सेल ग्रोथ क्या हो गई, एरिथमेटिक, एडिशन से हो रही है। ओके, तो एरिथमेटिक हो गई। एंड देन जाइगोटिक डिवीजन का इधर इमेज दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखो बेटा। जाइगोटिक डिवीजन, जाइगोट है, डिवाइड किया 2 सेल, फिर डिवाइड किया, 2 डिवाइड किए हैं अपना इंडिविजुअल, 4 सेल हो गई, फिर डिवाइड किया 8 सेल, फिर डिवाइड किया 16 सेल। तो व्हाट यू विल सी, हियर इज 2 की पावर n, नॉट द एडिशन। ठीक है, ये पावर में 2 2 2 2 2 इस तरीके से चल रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपको कहाँ दिखता है, जाइगोट डिवाइड कर रहा है, जाइगोट डेवलपमेंट डिवाइड कर रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ को शो करता है। एंड प्लांट में जैसे ही उसका मेरिस्टेमेटिक जोन जब डिसाइड हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड, जब आप रूट टिप बोलोगे या शूट टिप बोल रहे होगे, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एरिथमेटिक फेज। तो प्लांट में इनिशियली ज्योमेट्रिक फेज होता है, and later it is having arithmetic phase, और पूरे लाइफ स्पेन में फिर अरिथमेटिक डिवीजन चलता है। तो दिस इज मेरिस्टेमेटिक एंड दिस इज जाइगोटिक। अब एकदम ध्यान से 1 मिनट देखो अपने अपनी इस इमेज को, और सभी बताओ क्या मुझे कि ये क्लियर हुआ सबको। Arithmetic, geometric growth and stages during embryo development showing geometrical and arithmetic phase। जो एम्ब्रियो के बनने तक क्या चलेगा वहां पे, ज्योमेट्रिक फेज चलेगा। एंड एम्ब्रियो जब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू जोनल डेवलपमेंट, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ तक पहुंच जाएगा, तो इट कन्वर्टेड इनटू अरिथमेटिक। देखो जैसे यहाँ पे शेडेड ब्लू कलर का दिया हुआ है, लाइट ब्लू कलर का दिया हुआ है, तो ये परमानेंट सेल बनने लगी, एपिडर्मिस की, ये वेस्कुलर बंडल की, ठीक है, ये कॉर्टिकल रीजन की, तो वो तो डिवाइड नहीं करेंगे अब। टेल मी, इज इट क्लियर, इमेज इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपली यहाँ 1+1+1+1, हर बार 1 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हर बार 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो लीनियर वाले ग्राफ को मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एल टी इज इक्वल टू L0 + RT।
ध्यान से, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं कराएगा, एक्सप्रेशन पूछेगा, दिस इज अबाउट द अरिथमेटिक और दिस इज अबाउट द एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ज्योमेट्री। तो एल टी, हियर एल टी इज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे थे ना बेटा, तो एल इज लेंथ, लेंथ एट टाइम टी, एल लेंथ एट टाइम टी, एल जीरो लेंथ एट टाइम जीरो। टाइम जीरो क्या होता है, जीरो इज व्हाट, जब आपने देखना स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला हम 10 बजे प्रैक्टिकल स्टार्ट किए और 12 बजे ऑब्जर्व करेंगे, तो टी जीरो क्या हो गया, 10 AM। टी टी वन हम बोल रहे हैं कि पहले 2 घंटे बाद देखना है, तो दैट इज 12। टी टू दूसरे 2 घंटे बाद, तो दैट इज 2 बजे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दैट इज टाइम, ओके बच्चा। तो इनिशियल इज नॉट द जीरो, कि रात के 12 बजे की बात नहीं हो रही है, दिस इज टाइम जीरो मतलब इनिशियल। ये सब आप टर्म थोड़ा सा लिख लिया करो, जीरो टाइम नहीं तो ढूंढने लगोगे व्हाट इज द टाइम जीरो। आर ऑब्वियसली हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेंथ टी, लेंथ एट टाइम टी इज इक्वल टू जो भी इनिशियल रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में आप ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करोगे जितना टाइम इंटरवल आपने दिया है, तो आर टी हो जाता है, ग्रोथ रेट एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, आर इज ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, ओके। Let us now see what happens in geometrical growth. बता दिया मैंने, अब जस्ट आप उसको देखो। In most system the initial growth phase is slow, ठीक है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि हम कहाँ हैं, हमको कैसे ग्रोथ करना है, तो वो वाला क्या हो गया, स्लो चलेगा। जैसे 2 से 4, 1 घंटे में 2 से डिवीजन हुआ 2 की पावर n, फर्स्ट डिवीजन, और 4 ही सेल बनी थी। लेकिन दूसरे 1 घंटे में 2 की पावर 2 हम लिख दें, 2 की पावर 3, उसमें कितनी हो गई, 4 की जगह पहले तो 4 ही ऐड हुई थी, अब टोटल कितनी है, 2 ही ऐड हुई थी, अब टोटल कितनी है, 8 ऐड हो गई। फिर अगले उसमें 16 हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर 32 हो गई, फिर 64 हो गई, 128 हो गई। तो उसी एक एक घंटे में कितनी कितनी सेल बढ़ जा रही है, एक एक तो नहीं ऐड हो रही है ना। तो इनिशियली स्लो चलता है, दैट इज लैग फेज, एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर, जब वो सेट हो गया, दैट एक्सपोनेंशियल रेट बोलते हैं। ये आप माइक्रोबियल ग्रोथ में भी देखोगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। हम सब ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं ना ग्रोथ को, वो लीनियर ग्रोथ नहीं होता है, दैट इज द सिग्मोइडल ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कर्व पढ़ाएंगे तो और भी बातें करेंगे इसका। तो आप यहाँ पे देखो, ग्रोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, दैट्स व्हाई एक सेल से दो, 2 सेल से 4 ऐसे डिवीजन चल रहा है, 4 से 8 सभी 2 2 में डिवाइड हो गई। तो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, सभी के पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन है, तो नंबर ऑफ सेल्स कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, अंडरलाइन दिस, एक्सपोनेंशियल रेट, लॉगरिथमिक ग्रोथ शो करेगा। However, with limited nutrient supply, the growth slows down, leading to a stationary phase. अब न्यूट्रिएंट ही नहीं है, मिनरल ही नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल कैसे ग्रोथ करेगा, तो वो न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम, तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, वी गेट अ टिपिकल सिग्मोइडल और एस कर्व। अभी ओवर हो जाएगा तो आप ज्वाइन कर लेना, सिर्फ ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। We plot the parameter of growth against time, we get a typical sigmoid or S curve, ठीक है। A sigmoid curve is a characteristics of living organism, underline this line, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, हम सभी ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी सप्लाई, हमें जो डिमांड है वो सप्लाई रुक जाएगी, दैट इज द न्यूट्रिएंट मीडियम का कम हो जाना, हमें खाना पीना नहीं मिलेगा तो हम सब क्या ग्रोथ रुक जाएगा। तो हम सब ऐसे ही ग्रोथ कर रहे हैं कि इनिशियली जब हम आए थे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी डेवलप हो रही थी, फिर हमारी हाइट ग्रोथ एक टाइम में तेजी से होने लगती है, उसके बाद सब कुछ स्टेशनरी हो जाता है, तो ये क्या है, एस कर्व, ठीक है।
ऐसे बनता है, एक साइड से पकड़ के खींच दो, दूसरे साइड से खींच दो, तो ऐसा ऐसा हो जाता है सिग्मोइडल कर्व। ये आपको दिख रहा है। अगेन यू हैव टू फोकस, इट नेवर स्टार्टेड विद द जीरो बेटा, राइट और रॉन्ग ध्यान रखना, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, देयर इज समथिंग, जीरो यहाँ लेते हैं तो जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ये कुछ ग्रोथ है वहां पे, कुछ डेवलप है, वहां से स्टार्ट होगा। ओके